गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपीपीएससी के 2023 का जो पेपर हुआ था आपका प्री का, उसके मॉडल आंसर्स और उसकी डिटेल सॉल्यूशन पर हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको एमपीपीएससी 2024 और एमपीपीएससी 2025 के पेपर का भी डिस्कशन करवा चुका हूं, तो आप चाहें तो उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन लेक्चर्स से आप देखेंगे तो इस पेपर के भी क्वेश्चंस का रिपीटेशन 2025 में हुआ है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनका एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो वर्ष 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड के विलय के बाद कौन सा राज्य अस्तित्व में आया था? तो ये था आपका राज्य विंध्य प्रदेश। तो विंध्य प्रदेश जो है इसका आंसर होगा आपका। अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ आपको। 1947 के पहले बुंदेलखंड एजेंसी की स्थापना 1802 में ब्रिटिश सेंट्रल इंडिया एजेंसी की उप एजेंसी के रूप में की गई थी, और 1948 में स्वतंत्रता के बाद बघेलखंड और बुंदेलखंड को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखिएगा। और 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को मिलाकर की गई थी। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो आपसे इस बार इस एग्जाम में पूछे गए हैं 2025 के, जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब का है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का है, और इसके माध्यम से 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, इसकी रिकमेंडेशन जो की गई थी वो फजल अली आयोग के द्वारा की गई थी। तो ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस आयोग की अनुशंसा पर आया? तो फजल अली आयोग 1953 की अनुशंसा पर आया था। और चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें अब हम। हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स, या 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में कितनी रियासतों का विलय हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपका 222। 222 रियासतों को मिलाकर सौराष्ट्र राज्य का विलय किया गया था। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो कांग्रेस के एक एक्सट्रीमिस्ट एक मॉडरेट हुआ करते थे, तो 1907 1907। तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी सूरत की, वो रास बिहारी घोष ने की थी। रास बिहारी घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और 1907 में जो गरम दल और नरम दल अलग हुए थे, वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जाकर एक दूसरे के साथ मिल गए थे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो पूछा जाता है कि 1907 में या कांग्रेस का पहला विभाजन, जिसे हम सूरत फूट के नाम से जानते हैं, बेसिकली यहाँ विवाद के जो मेन कारण थे कि गरम दल वाले चाहते थे कि गरम दल वाले चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय जो है वो कांग्रेस के इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने, जबकि नरम दल वाले ऐसा नहीं चाहते थे। एक विवाद था। और दूसरा था कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को गरम दल वाले पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में देखना चाहते थे, जबकि नरम दल वाले जो हैं इसे केवल एक क्षेत्रीय आंदोलन के रूप में देखना चाहते थे। तो इस अधिवेशन में रास बिहारी घोष जो है अध्यक्ष बन गए थे। और गरम दल और नरम दल के बीच में विवाद का कारण एक तो अध्यक्ष पद था, दूसरा स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन था। और इसी के माध्यम से गरम दल को नरम दल के माध्यम से या कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जाकर बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से ये दोबारा से
कांग्रेस के गरम दल और नरम दल इस अधिवेशन में एक हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। राष्ट्रीय आंदोलन के पहले चरण में निम्नलिखित में से कौन सी मांग कांग्रेस की नहीं थी? तो आपको यहां ध्यान रखना है कि कांग्रेस की डिमांड्स की जब हम बात करते हैं तो विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि थी, जनप्रतिनिधियों की सदस्यों में संख्या में वृद्धि थी, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ये तीनों मांगे थी। लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण, इस तरीके की डिमांड जो है वो कभी भी कांग्रेस की नहीं थी। यानी आंसर हो जाएगा आपका डी। सबसे पहले पाकिस्तान शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि चौधरी रहमत अली कहाँ से थे, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से थे। और इन्होंने भारत के उत्तर के जो राज्य थे, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान में रहने वाले 30 मिलियन मुसलमानों को मिलाकर पाकिस्तान शब्द को बनाने की बात की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत की? तो गणेश उत्सव की शुरुआत करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। इन्होंने 18 हम लोग बात कर रहे थे आपके गणेश उत्सव की शुरुआत की। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे हम लोग गणपति उत्सव या गणेश उत्सव मनाते हैं, ऐसे ही शिवाजी उत्सव मनाते हैं। तो गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव, ये दोनों त्योहार जो हैं वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किए गए थे। गणेश उत्सव 1893 में और शिवाजी उत्सव 1895 में स्टार्ट किया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले गणेश उत्सव शुरू हुआ है 1893 में, शिवाजी उत्सव शुरू हुआ है 1895 में। बाल गंगाधर तिलक जो हैं ये गरम दल से संबंधित थे, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट थे ये। और बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नाम की एक बुक भी लिखी है। और बाल गंगाधर तिलक कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। तो गीता रहस्य इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि इन्हें मांडले जेल भेजा गया था और उसी मांडले जेल के दौरान ही, मांडले जेल में रहने के दौरान ही इन्होंने गीता रहस्य नाम की बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस वर्ष प्रेस को स्वतंत्रता दी थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये इनका टेन्योर 1828 से लेके 35 तक ये भारत में रहे। 1828 से लेके 1835 तक विलियम बेंटिक का टेन्योर था। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 1833 का जो तीसरा चार्टर अधिनियम आया था, उसी 1833 के तीसरे चार्टर एक्ट, थर्ड जो चार्टर एक्ट था, उसी चार्टर एक्ट के माध्यम से इन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इन्हीं के समय 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम आया था। तो सती प्रथा को रोकने के लिए सती एबोलिशन एक्ट 1829 आया था और इसी एक्ट की धारा 17 के माध्यम से सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसमें महत्वपूर्ण सहयोग राजा राम मोहन राय का था। इन्हीं के समय में एक और इम्पॉर्टेंट घटना जो होती है वो थी आपकी प्रेस के लिए स्वतंत्रता। तो 1835 में इन्होंने भारतीय प्रेस अधिनियम, इंडियन प्रेस एक्ट 1835 ये लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस धातु के सिक्के चलाए थे? तो इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य उज्जैन से भी शासन करते थे। इनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। इन्होंने शक शासक
चंद्रगुप्त इन्होंने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था। और रुद्र सिंह तृतीय के बीच बेसिकली ये कहानी थी कि इनके एक भाई थे रामगुप्त, जब शकों ने उनके ऊपर आक्रमण किया था तो ये भाग गए थे और इनकी पत्नी को उन्होंने बंदी बना लिया था शकों ने। बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों को हराया और इसी पूरी घटनाक्रम की जानकारी हमें देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक में भी मिलती है। जो विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम है उससे हमें ये पूरी जानकारी मिलती है। और शकों को हराने की खुशी में ही इन्होंने चांदी के सिक्के रूपक चलाए थे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि रूपक किसके सिक्के होते थे, तो रूपक चांदी के सिक्के होते थे। और इसे आप ऐसे याद रख लीजिए, गाना सुना होगा आप लोगों ने, चांदी जैसा रूप है तेरा, तो किसका सिक्का था रूपक? चांदी का सिक्का रूपक था। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह ने निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था। उस समय भारत में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था और इसी युद्ध को, नादिर शाह के आक्रमण के युद्ध को, करनाल का युद्ध भी बोलते हैं, और जो कि 1739 में हुआ था। फिर है आर्य मंजू श्रीमूल कल्प किससे संबंधित है? तो ये महायान और वज्रयान, बौद्ध धर्म की जो शाखा है महायान और वज्रयान, इससे संबंधित माना जाता है। टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो टाटीपाका तेल रिफाइनरी जो है आपकी, ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में स्थित है। 2001 में इसे स्थापित किया गया था। ओएनजीसी की ये पहली रिफाइनरी थी। नेफ्था, केरोसिन, डीजल और कच्चे तेल का उत्पादन करती है। कौन सा समुद्र गाजापट्टी के पास है? तो गाजापट्टी काफी चर्चा में रही है। तो मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर पर स्थित है। ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अंतर महाद्वीपीय समुद्र है जो पश्चिम अटलांटिक महासागर और पूर्व में एशिया तक फैला हुआ है। और आप ध्यान रखेंगे कि ये जो मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर है, इसके कारण यहाँ एक जलवायु पाई जाती है जिसे हम भूमध्य सागरीय जलवायु या मेडिटेरियन क्लाइमेट कहते हैं। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता ये होती है कि यहाँ सर्दियों में बारिश होती है। जैसे भारत में गर्मियों में बारिश होती है, यहाँ सर्दियों में बारिश होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है मेडिटेरियन क्लाइमेट की, ये खट्टे फल या सिट्रस फ्रूट्स के लिए बहुत अच्छी जलवायु मानी जाती है। फिर मिलान करना है तो देखिए, बैलाडीला आपका छत्तीसगढ़ में है, बालाघाट आपके मध्य प्रदेश में है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। बैलाडीला जो रेंज है वो छत्तीसगढ़ राज्य की एक पर्वत श्रृंखला है, दंतेवाड़ा जिले का हिस्सा है और लो अयस्क के लिए ये बहुत फेमस है। इसके बाद केंदुझार जो है आपका उड़ीसा राज्य का एक पहाड़ी क्षेत्र है। लो अयस्क, मैग्नीज अयस्क और क्रोमेट, बॉक्साइट, सोना इनके लिए काफ़ी फेमस है। बालाघाट मध्य प्रदेश में, बैनगंगा नदी और इनके बीच में है। और बालाघाट जो है अपने कॉपर के मलाजखंड एरिया के लिए काफ़ी फेमस है। और भारवेली जो मैग्नीज की खदानें हैं वो भी बालाघाट में स्थित हैं। कुद्रेमुख कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में एक पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके बायोस्फीयर रिजर्व और राज्य हैं। तो नौकरेक, नौकरेक आपका मेघालय में है, मानस असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलासिस बेसिन। तो मोलासिस बेसिन जो है वो मिजोरम में स्थित है। भूमिगत ऊष्मा को टैप करने वाला पहला सफल प्रयास कहाँ किया गया था? तो बोइस इडाहो यूएसए में किया गया था 1890 में। कौन सी प्रक्रिया डायस्ट्रोफिज्म के लिए अंतर्गत नहीं आती है? तो हेट्रोजेनिक जो होती है इसके अंतर्गत इस प्रोसेस को शामिल नहीं करते हैं। उच्चतम से निम्नतम साक्षरता दर के अनुसार राज्यों के सही क्रम में पहचान कीजिए। तो केरल, केरल के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद गोवा और गोवा के बाद त्रिपुरा, ये आपकी सही है। जैसे कि केरल की सर्वाधिक 94% है, मिजोरम में 91.33% है, गोवा में 88.70% है और त्रिपुरा में 87.22% लिटरेसी रेट या साक्षरता होती है। लेकिन अगर आपसे कभी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या कहाँ है, मैक्सिमम लिटरेट पॉपुलेशन इन इंडिया, तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश। कई लोग इसे केरल लगा देंगे, तो जनसंख्या केरल में ज्यादा नहीं है, साक्षर जनसंख्या या ओवरऑल जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम संबंधी सभी परिवर्तनों के लिए? तो ये ट्रोपोस्फियर होता है, यानी कि क्षोभ मंडल। आपसे कहे बादल फट रहे हैं, बिजली चमकना है, बारिश होना है, आंधी तूफान, जितनी भी सीजनल
इफेक्ट्स या घटनाएं होती हैं, इंसिडेंट्स जो होती हैं, मौसमी घटनाएं, वो सब ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल में होती हैं। तो आंसर होगा आपका डी। कौन सी नदी नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है? तो ये वैतरणी है। निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सी कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले सॉइल प्रिपरेशन होती है, फिर सोइंग इरिगेशन होती है, फिर हार्वेस्टिंग होती है, यानी मिट्टी की तैयारी, बुवाई, सिंचाई और कटाई। ये आपकी 4 पद्धतियां जो हैं वो पाई जाती हैं। 2024 को ऊंट वर्ष के रूप में किसने घोषित किया? तो यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2024 वर्ष के रूप में ऊंट वर्ष के रूप में घोषित किया है। कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? तो हॉटस्पॉट के अंतर्गत हिमालय क्षेत्र को शामिल किया जाता है। सुंडाली जो हॉटस्पॉट या तप्त स्थल होते हैं, इनकी अवधारणा या कॉन्सेप्ट को नॉर्मन मायर्स के द्वारा दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। और हॉटस्पॉट शब्द दुनिया भर के 25 जैविक रूप से संबद्ध क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। और उसमें क्या होता है कि जो मूल निवासी या इनकी जो स्पीसीज होती हैं, उनमें से 70% जो हैं वो कहीं ना कहीं कैसी हो गई हैं? एंडेंजर्ड हो गई हैं। इसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। तो हिमालय, इंडो बर्मा मतलब असम को छोड़कर संपूर्ण उत्तर पूर्व भारत का क्षेत्र, और सुंडालैंड निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं, पश्चिमी घाट और श्रीलंका। इन क्षेत्रों को हॉटस्पॉट के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है, तो राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है, ओरल हेल्थ प्रोग्राम, इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। आपको ये याद रखना होगा कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाए कि कभी नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसके अंतर्गत नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, तो माँ प्रोग्राम जो है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस को शामिल किया गया है। नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव फॉर एनीमिया को शामिल किया गया है। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम को शामिल किया गया है। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक को शामिल किया गया है। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज को शामिल किया गया है। और नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस को शामिल किया गया है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को शामिल किया गया है। और नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट को, प्रधानमंत्री डायलिसिस प्रोग्राम को, और नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर एंड एल्डरली को प्रोग्राम को शामिल किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन प्रोग्राम्स को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। कौन सा प्रोग्राम नहीं है? तो राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम को। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? तो ऑलवेज मैराइन इकोसिस्टम या समुद्री पारिस्थितिक तंत्र जो है वो सर्वाधिक बड़ा और सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है। और इकोसिस्टम में आपको ये ध्यान रखना होगा कि इकोसिस्टम जो है ये अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है आपका, ठीक है, तो स्थलीय इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं। इन पर भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका डिग्रेडेशन बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म है उनके माध्यम से किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया और फंगस के माध्यम से जिन्हें डिग्रेड किया जा सकता है। कौन सा सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए इसरो द्वारा हालिया मिशन है? तो आदित्य L1 को इसके लिए छोड़ा गया था इसरो के द्वारा। ग्रीन मफलर शोर या नॉइस पॉल्यूशन से संबंधित है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कम होता जाता है क्योंकि यह निचले से उच्च ट्रॉफिक स्तर तक जाता है। इसे निम्नलिखित द्वारा समझाया जा सकता है। तो ये आपका ऊष्मागतिकी का सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के माध्यम से इसे समझाया जा सकता है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? द फ्लो ऑफ एनर्जी डिक्लाइन एज इट पासिस फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल। तो थर्मोडायनामिक्स का लॉ ये कहता है कि जैसे ही हम निचले पोषण स्तर से ऊपरी स्तर पर जाते हैं तो उस स्थिति में
जो एनर्जी है वो डिक्लाइन होती है। द एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल बिकॉज एनर्जी इज लॉस्ट एज मेटाबॉलिक हीट ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ऑस्टियोक्लास्ट किससे संबंधित हैं? तो ये बोन फ्रैक्चर से संबंधित हैं ऑस्टियोक्लास्ट। व्यापार सुधार योजना 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा? तो मध्य प्रदेश इसमें अचीवर्स स्टेट के अचीवर्स कैटेगरी के अंतर्गत आया था। 2001 से 11 के दौरान 10 की जनसंख्या वृद्धि के क्रम में व्यवस्थित करना है, सबसे कम से अधिक की तरफ व्यवस्थित करना है। तो अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और मंदसौर ये कम से ज्यादा की तरफ था। अनूपपुर में जैसे 12.3%, बैतूल में 12.9, छिंदवाड़ा 13.03 और मंदसौर में 13.2% जो है जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर इंदौर में रही थी और सबसे कम आपके अनूपपुर में है। मध्य प्रदेश राज्य और नीति आयोग 2023 की रिपोर्ट के अनुसार किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार हुआ है? तो इसके अकॉर्डिंग अलीराजपुर ने सर्वाधिक सुधार जो है अलीराजपुर जिले के अंतर्गत हुआ था। टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजातियों के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योग और व्यवसाय के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी को प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। किस शहर में ट्रांसपोर्ट और संबद्ध उत्पाद? तो ग्वालियर में आपका अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड एलाइड प्रोडक्ट, तो ये जबलपुर नहीं है इसका आंसर, सॉरी ग्वालियर इसका आंसर सही होगा। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक, तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है। इन्हीं के समय में पहली वैज्ञानिक तरीके से 10 वर्षीय जनगणना 1881 में शुरू हुई थी, जबकि पहली जनगणना मेयो के समय में 1872 में शुरू की गई थी। और रिपन के द्वारा रिपन प्रस्ताव की बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के समय में एक विद्रोह हुआ था जो यूरोपियंस ने किया था, जिसे श्वेत विद्रोह या व्हाइट म्यूटनी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिपन ने ही जो आईसीएस की एज है इन्हीं के समय 19 से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई थी, क्योंकि लिटन ने एज 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा जो है वो 62 ईयर होती है और सुप्रीम कोर्ट के लिए ये 65 ईयर होती है। 15वें संविधान संशोधन 1966 की धारा 4 में 62 कर दी गई थी 217 के अंतर्गत है। किस संशोधन द्वारा नगरपालिका के कानून को अद्यतन किया गया? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से, जो कि 1 जून 1993 से लागू होता है, इसके माध्यम से नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसी के माध्यम से भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची या 12th शेड्यूल जोड़ी गई थी और इसके अंतर्गत 18 विषयों को शामिल किया गया है। तो 18 सब्जेक्ट या मैटर को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे थे, आंसर डी होगा इसका। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ध्यान रखिएगा, राज्य में धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं, जबकि केंद्र में ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो काली मिट्टी कपास की मिट्टी के रूप में नमी को अत्यधिक धारण करती है, रेत की मात्रा अधिक होती है और इसकी संरचना गांठदार होती है। तो रेत की मात्रा जो है या ध्यान रखिएगा, ब्लैक सॉइल हैज हाई सैंड कंटेंट, तो हाई सैंड कंटेंट जो है वो इसमें नहीं पाया जाता है। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 राज्यों में बहती है? तो माही नदी जो है वो 3 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है, जो कि विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। 21-22 में भारत में तांबे के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो मध्य प्रदेश का पहला स्थान रहा है। कौन सा ताप विद्युत स्टेशन अनूपपुर जिले में चचाई में स्थित है? तो ये अमरकंटक विद्युत स्टेशन है आपका। तो अमरकंटक पावर स्टेशन जो है वो अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है, जो कि 210 मेगावाट क्षमता का है और यह पानी सोन नदी पर बने सुतना नाला बांध से प्राप्त किया जाता है। कपास के उत्पादन के लिए 2021 में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? तो कपास के लिए खरगोन जो है वो 2020-21 में प्रथम स्थान पर था। उसके बाद खंडवा, धार, इंदौर, उज्जैन है। बुनियादी सड़क 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये राज्य सड़क घनत्व देश में पहले स्थान पर है, तो ये बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश का सड़क घनत्व सबसे अधिक नहीं है। सर्वेक्षण के अनुसार चंडीगढ़ के बाद दिल्ली में सबसे अधिक सड़क घनत्व है। बीजागढ़ पहाड़ियों में निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किस में स्थित है? बीजागढ़ की जो पहाड़ियां हैं वो सतपुड़ा पर्वतमाला
के अंतर्गत आती हैं। मैकाल, महादेव, कालीभीत पहाड़ियां भी सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत आती हैं, जो नर्मदा और तापी के बीच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा के समानांतर चलती है। पूर्णा नदी ताप्ती नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो कि महाराष्ट्र के जलगांव के चांगदेव में गिरती है। पूर्णा नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भैंसदोई तहसील के पोखरानी गांव से इसका उद्गम होता है। किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में अल्पाइन वन नहीं पाए जाते हैं। अल्पाइन पर्वतीय वनों का एक प्रकार है, इसलिए मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। जॉनीपर, पाइन्स और बर्ज पेड़, तो ये जो ठंडे स्थान होते हैं रिलेटिवली, उनमें ये वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय सही है, जलवायु के अंतर्गत आता है, सही है। राज्य के दक्षिणी भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, ये गलत है। और कर्क रेखा इसके मध्य भाग से होकर गुजरती है, ये भी सही है। नाबार्ड, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे ध्यान रखना है। यह वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है और इसने भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण विभाग और ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ और कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम का स्थान लिया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सरकार सहकारी बैंकों का शीर्ष न्यायिक निकाय के रूप में नाबार्ड होता है। भारतीय लघु उद्योग विकास निगम सिडबी की स्थापना आपको ये ध्यान रखना है कि अप्रैल 1990 में की गई थी। 1980 में कितने बैंकों का? तो 1980 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट है, संविधान सभा किस योजना के माध्यम से बनाई गई? तो संविधान सभा का गठन 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। तो 86वें संविधान संशोधन 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसके माध्यम से शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल 21A के अंतर्गत शामिल किया गया है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य, वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य हमने यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित होकर लिए हैं। ये मूल संविधान में इनकी संख्या 0 थी। फिर इसके बाद 42वें संशोधन से 10 मौलिक कर्तव्यों को और 86वें संविधान संशोधन से 1 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इस तरीके से कुल 11 मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज वर्तमान में विद्यमान है। और ये आर्टिकल 51A के अंतर्गत पार्ट 4A के अंतर्गत आता है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को शामिल किया गया था। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 संशोधन जो हैं या 3 शब्द जो हैं, ये 42वें संशोधन 42nd अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से किया गया था। और इसी 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाता है। लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित और दिल्ली पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया जाता है। 4A के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्याख्या की गई है किस देश से? तो आपका आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं। और आर्टिकल के अलावा पार्ट 4 में है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संसद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई जाती है? तो संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, जो कि आर्टिकल 79 के अंतर्गत संसद का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो केंद्रीय भाषा संस्थान मुंबई, केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक में स्थित है, तो यही सुमेलित नहीं है, बाकी चारों आपके सुमेलित हैं, सॉरी तीनों। किसे विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया था? तो श्री श्रीनिवास वर्धन जो है, इन्हें 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
इसी क्वेश्चन को आपको अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कैसे करना है, जब 2026 का आप एग्जाम देंगे तो 2026 के एग्जाम से पहले जनवरी में जब आपको पद्म विभूषण पद्म भूषण ये अवार्ड आपको जो पता चल जाते हैं तो आपको 2025 और 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें ध्यान रखना होगा। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो ये शरद कमल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और कौन सा खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा थी, तो इसमें सभी थी, वंदना कटारिया, मोनिका और सुशीला चानू, ये लोग इसका हिस्सा थे। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस केंद्रीय बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया था, तो भारत के जो गवर्नर थे उनको ये प्रदान किया गया था और इसके गवर्नर थे शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर थे और 15 वित्त आयोग के सदस्य और G20 में भारत के शेरपा भी रहे हैं। किन उद्योगपतियों भारत का स्टीलमैन, तो स्टीलमैन ऑफ इंडिया जमशेदजी ईरानी को कहा जाता है। इनके बारे में ध्यान रखना है। भारत का स्टीलमैन है, 2001 में सेवानिवृत्त होने के पहले 1992 में टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक थे। 2007 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धातु विज्ञान में अपनी सेवाओं के लिए 2008 में भारत सरकार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष खेला था, तो भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंगले क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में खेला था। अजीत बाडेकर की अगुवाई में किया गया था और इंग्लैंड के माइक डेनिस के खिलाफ खेला था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 2015 से की गई थी। तो नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तावित किया था और हर साल 21 जून को इसकी शुरुआत 2015 से की गई थी। पहली भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है, तो ये हैं मंजू लांस नायक मंजू, जो है पहली सैनिक स्काई डाइवर बनकर इतिहास रख दिया। ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। आदिवासी सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला ब्रिटिश विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए, तो 1857 की क्रांति में इन्होंने निमाड़ क्षेत्र से विद्रोह किया था। और रघुनाथ सिंह भिलाला जनजाति से थे। सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मौनी नृत्य जो है वो इस क्षेत्र के लिए प्रचलित है। ढोलक और नगरिया पर यह बनाया जाता है। भीमा नायक किस रियासत से संबंधित थे, तो बड़वानी रियासत से संबंधित हैं भीमा नायक। इन्हें निमाड़ का रॉबिनहुड के नाम से भी जाना जाता है। नोहडोरा अलंकार पद्धति, तो ये गौंड समुदाय से संबंधित है। पुलिस और महिलाओं दोनों के द्वारा मिट्टी की दीवार पर चित्रित किया जाता है। मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। इनकी अन्य रचनाएं झांसी की रानी है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। धार्मिक स्थल चित्रकूट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसको ब्रह्मपुरी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा है जो रामायण काल में हुई थी। यहाँ ब्रह्मगिरी ही है जहाँ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने 14 वर्ष का वनवास किया था। तो ब्रह्मपुरी के रूप में या ब्रह्मगिरी के रूप में ये जाना जाता है। मातंगेश्वर मंदिर, देखिए ये 2023 में भी क्वेश्चन आया है और यही क्वेश्चन 2025 में भी पूछा गया है। और मातंगेश्वर मंदिर खजुराहो में भगवान शिव का मंदिर है। ये चंदेल काल में किया गया मंदिर है। स्वतंत्रता आंदोलन, निमाड़ी जिले के थोना लोहारी गोलीकांड की घटना तो 1939 में हुई थी। थोना लोहारी निवाड़ी जिले में, जब पुलिस ने अप्रत्याशित रूप से इस गांव के लोगों पर गोलियां चला दी थी। स्वतंत्रता सेनानियों ने राज्य सरकार को चुनौती दी और 8 फरवरी 1939 को लालाराम वाजपेयी के नेतृत्व में थोना लोहारी गांव में झंडा फहराकर आंदोलन शुरू करने की मंशा की घोषणा की थी। उसी समय ये गोलीकांड हुआ था। रामचंद्रिका, तो रामचंद्रिका केशव दास की प्रसिद्ध कृति है। वह सनाड्य ब्राह्मण थे। इनका जन्म 1555 में ओरछा के पास टीकमगढ़ में हुआ था। इसके अलावा रसिक प्रिया और कवि प्रिया भी केशव दास की रचनाएं हैं। तो केशव दास की रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने काव्य प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग किस पर लिखा है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी के ऊपर लिखी गई है। एक भारतीय पत्रकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता थे। सीएजी अधिकतम, तो सीएजी अधिकतम 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या 65 वर्ष की आयु तक। संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई
में सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी? तो प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग अलग कमिटी जो है इनके लिए गठित की गई थी। इसके बाद 83 क्वेश्चन में एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 2010 में इसका गठन किया गया था। एनजीटी एक्ट 2010 का है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य इसमें शामिल किए जाते हैं। आर्टिकल 338 के माध्यम से अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338A के माध्यम से इनकी नियुक्ति होती है। कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता? तो शिक्षा के संबंधित अधिकार इनके दायरे में नहीं आता है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन थे। राष्ट्रीय महिला आयोग, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था और इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? तो आर्टिकल 322 जो है वो लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित माना जाता है। योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था, जबकि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना था। खाद्य संरक्षण आयोग के अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत इसे एक वैधानिक दर्जा दिया गया है। साइबर सुरक्षा में फायरवॉल, तो फायरवॉल किसी नेटवर्क तक अनाधिकृत पहुंच को रोकने से संबंधित है। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजन, तो ये सब आपके B2C के एग्जाम्पल हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं। कौन सा साइबर हमला एक प्रकार का हमला है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए धोखा दिया जाता है? तो ये फिशिंग हमला होता है। ई कॉमर्स का लाभ है 24/7 सीमित पहुंच, तो सीमित पहुंच आपका देखिए 24 घंटे 7 दिन, ये ई कॉमर्स का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। कौन ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? तो एमपी ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का उपयोग करता है? तो डीएसएल है इसका आंसर। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या डीएसएल बोलते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत द्वारा उपयोग किए गए प्रतीकों की व्याख्या करता है, तो इसे डिकोडिंग कहते हैं। कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो याहू एक वेब ब्राउजर नहीं है, एक सर्च इंजन है ये। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि सभी पीढ़ियों में जिन जिन का इस्तेमाल किया गया है उससे संबंधित क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। और 100 क्वेश्चन है हमारा, चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ओपन एआई के द्वारा किया गया था। चैट जीपीटी का मतलब होता है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन। ओपन एआई के द्वारा एक चैटबॉट है। 30 नवंबर 2022 को ये लॉन्च किया गया था। बड़े भाषा मॉडल के आधार पर उपयोगकर्ताओं को लंबाई, प्रारूप, शैली, विस्तार और अन्य जानकारियां प्रदान करने में महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ आपको ये ध्यान रखना है, जैसे एआई से संबंधित क्वेश्चंस पूछने की इकरा जैसे आपके 2025 के एग्जाम में पूछा गया था, तो एआई से संबंधित जो नए नए डीप सीक जैसे चाइना ने बनाया है, तो इससे संबंधित नई नई क्वेश्चंस और उनसे डिस्कशन भी हम आपके आगे के वीडियो में करते रहेंगे। और इसके बाद हम आपका 2022 का जो नेक्स्ट पेपर है उसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।